पास एक र्यूमर आया, जब मैंने शुरू में देखा ना तुम्हारे तो फॉलोअर्स शायद 6-6.5 थे। किसी ने मुझे बोला कि अजय खाटी नाम का बच्चा है जो एंग्लो ईस्टर्न है और C5 रैंक आई है। कुछ दिन के बाद तुम्हारा जूनियर वगैरह कुछ बताया था मुझे कि सर एक्चुअली वो केवल यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ही फेल हो गया। हे गाइस, मैं हूं शोभित और आज हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेवी टॉक और हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं अजय खाती, जो एक्चुअल में भी अपनी कैडेटशिप में ही है और मैं इनको सी फेरर्स में ही काउंट कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली आगे जाकर के थर्ड मेट, सेकंड मेट और कैप्टन तक भी जाएंगे डेफिनेटली। और इनके अपने कुछ अलग ही लेवल के एक्सपीरियंस हैं और बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स हैं अभी तक। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स कि कैसे प्रिपरेशन करी है, कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा, कैसा शिप का एक्सपीरियंस रहा और जो भी कैडेट लाइफ की एक्सपीरियंस है वो कैसे होते हैं, क्योंकि जनरली लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। कैडेट लाइफ, लोग थर्ड मेट की बात करते हैं, सेकंड मेट की बात करते हैं, चीफ मेट की बात करते हैं, कैप्टन्स के ब्लॉग दिख जाएंगे, लेकिन कैडेट क्या फेस कर रहा होता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हम ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉडकास्ट। सो अजय, मैंने तो अपनी तरफ से आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जितने भी लोग आपको जानते हैं या जो आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दीजिए। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एजे। ये लाइन आपने सुनी होगी और ये मेरे एक यूट्यूब चैनल है मेरा, एजुकेशनल बेस्ड, एंड मैं उस पर कवर करता हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं कैडेटशिप को लेके या प्रिपरेशन लेवल को लेके, स्पॉन्सरशिप लेवल को लेके, जो भी आपके प्रिपरेशन है उसको मैं कवर करता हूँ। और बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे अजय खाती नाम के चैनल से। वैसे इसके अलावा आई एम अ डेक कैडेट राइट नाउ। मैंने 2 सेल कर चुका हूँ। फर्स्ट मैंने बल्क कैरियर किया है, सेकंड मैंने केमिकल टैंकर किया है। Okay. और अभी मैं मेरा वेटिंग पीरियड है और छुट्टियों में आया हूँ वेकेशंस में। तो अपन अभी स्टार्ट करेंगे आपके लिए हम लोग, ठीक है? यस सो अजय, आपका इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है? यस। तो इंस्टाग्राम पे अभी मतलब आपने नया स्टार्ट किया है या इंस्टाग्राम पे आप काफी पहले से हो? इंस्टाग्राम पे मेनली मेरा बहुत पहले से था, बट आई वाज फोकसिंग ऑन यूट्यूब। तो जब मैंने देखा यूट्यूब पे ग्रोथ है और उसके साथ साथ फिर लगता है कि इंस्टाग्राम में भी थोड़ा सा, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल ज्यादा लोग चलाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट अटेंशन बेसिस वीडियोस रील्स रहती हैं और मैंने देखा बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट है जो वायरल भी रहता है। तो फिर देन आई थॉट कि एक ट्राई में भी इंस्टाग्राम को देता हूँ, जो कि मेरे लिए एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि आई वाज लाइक काइंड ऑफ एकदम चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो फिर देन आई मेरा अकाउंट बनाया तो पहले से था बट थोड़ा फोकस किया एंड देन यस अभी इंस्टाग्राम भी जो है काफी अच्छे से उसमें वीडियोस जाती हैं, रील्स वायरल रहती हैं। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक चीज है, जैसे IMUCT का एग्जाम आपने दिया? यस सर। 2 बार? 2 बार यस। जबकि पहली बार 5वीं रैंक आई थी। यस। तो ये क्यों हुआ और ये क्यों करना पड़ा ऐसा? तो सर ये उस टाइम की बात है जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप मर्चेंट नेवी के बारे में, तो ये कैडेटशिप का जो पार्ट है बहुत कम ही लोगों ने कवर किया है। स्पॉन्सरशिप में मेरे लिए हल्का सा अगर कवर किया है तो वो ठीक है, बट एक होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कैडेट का होना चाहिए वो आई थिंक यूट्यूब में बहुत कम कवर था उस टाइम पे। और क्या होता है कि जैसे हम बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि अब चले तो गए, मर्चेंट नेवी का एग्जाम दे दिया, IMUCT का पता है बट स्पॉन्सर का पता नहीं था। सेम मेरे साथ वो सिचुएशन थी, मैंने IMUCT का एग्जाम दिया और उस टाइम पे मैं NDA के लिए भी कर रहा था, तो मैंने IMUCT का भी साथ में दिया था और मुझे पता नहीं था स्पॉन्सरशिप के बारे में। अच्छा। तो मुझे याद है वो एक ग्लिम्स है मेरे दिमाग में कि हम सब सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और सबके सब पहुंचे हुए हैं, तो एग्जाम हो रहे हैं और वो हो चुका है, तो हम बाहर आए सबके सब, तो हम बात कर रहे हैं कैसे गया किसका एग्जाम। तो मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त था, तो उसने बताया कि यार स्पॉन्सरशिप तो मैंने इससे ली है लेकिन मुझे उसके लिए नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमने सुना स्पॉन्सरशिप, तो मैंने बोला ये क्या होता है, एंड देन दे टोल्ड मी कि दिस इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर परस्यूइंग DNS देन इट इज इम्पोर्टेंट। फिर थोड़ा सा पता चला और ये भी उस टाइम पे नेट पे कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर आप अभी भी नेट पे भी चेक करोगे गूगल पे तो आपको 2017-18 की इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब जो अगर आप वो होता है ना चैप्टर्स का कौन कौन से, तो वाला अभी भी ये आई थिंक जब लास्ट चेक किया होगा 2021 या 22 में, तभी भी वो पुराना वाला अपडेटेड है, तो इसका इंफॉर्मेशन था नहीं। और मेरे पास फिर जैसे मेरी 5th रैंक आई तो अच्छा तो काफी लगा और बट प्रॉब्लम होती है स्पॉन्सरशिप चाहिए और वो भी एक अच्छी कंपनी से। फिर उसके बाद हाँ मेरे पास कुछ मेल्स आए, मैसेजेस आए कंपनियों के
उन्होंने अप्रोच किया, बट ऐसा भी था, थोड़ा दिमाग रहता है कि एक एसएसबी है मेरी बची हुई, तो उसमें ट्राई कर लेता हूँ। एंड देन उसके साथ साथ फिर हाँ, थोड़ा सा मैंने लेट गो किया पहले चांस को। आफ्टर हैविंग 5th रैंक तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट ठीक है। फिर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था उसके बाद, फिर मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। क्लियर तो कर ही लेंगे अब। हाँ क्लियर, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, तो उसको आगे कैरी ऑन किया। एंड देन आई गिव द एग्जाम द सेकंड टाइम। एंड पहला सेंटर बेस था, दूसरा ऑनलाइन था। तो दूसरा ऑनलाइन में भी ऐसा होता है कि अब आपको फर्स्ट टाइम ये चीजें मिल रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी इशू जो ये था, बहुत सुना रहता है कि सब चीटिंग करेंगे। सीबीटी था। हाँ सीबीटी था, मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की थी। ठीक है, ये बहुत रिस्की चीज थी, बट हाँ मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। तो फिर दूसरे दिया और उसमें भी एक अच्छी रैंक आ गई, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। हाँ इसीलिए मैंने 2 बार आईयूसीटी दिया। पहले बार में पता नहीं था स्पॉन्सर के बारे में, बट दूसरी बार सब ये प्रॉब्लम एक्चुअली अभी भी है इंटरनेट पे कि इन्फॉर्मेशन तो ओवरलोडेड है बट अपडेटेड नहीं है। लोग अभी भी मुझे फोन कर करके ये पूछते हैं कि सर मैंने वो चेक किया था तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये दिखा रहे थे। मैंने कहा भाई ये सब मत किया करो, अगर आईएमयू की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईएमयू की वेबसाइट, या कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, अदरवाइज किसी और पे नहीं जाओ। ये आज भी ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। अच्छा एक चीज और, कि जो प्रिपरेशन के दौरान माइंडसेट है वो कैसा है, कैसा मतलब तुमने कैसा फेस किया? क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं उनका तो बहुत ही अलग तरीके का माइंडसेट होता है कि हम बुक इकट्ठी कर लें, या हमें स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिल जाए, या हमें क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे मिल जाए, केवल ये माइंडसेट लेकर के चल रहा होता है। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे? सर तो मैंने एनडीए की कोचिंग की थी, तो उसमें एक होता है कि आपको एक डेप्थ तो मिल जाती है, आपको एक बेस मिल जाता है, साथ में 11th 12th की प्रिपरेशन। 12th का अच्छा था, 11th का थोड़ा सा ही होता है, एनडीए की कोचिंग मिल जाता है। और थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग हो गया था मेरा, कि जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब चीजों को एक साथ लेके चलते हो, तो वो दिमाग में मैस बन जाता है और वो चीज हमें समझ नहीं आती है। तो थोड़ा मैंने टाइम दिया, और मैं क्या करता था, जैसे अगर एक चैप्टर पढ़ना है, सपोज कोई सा भी चैप्टर है, आप ले लेते हैं काइनेटिक्स, तो उसमें क्या होता है कि एक चैप्टर किया तो उसके नोट्स बनाए और कर लिया। फिर क्या हुआ, जैसे वो कंप्लीट हो गया तो आगे के चैप्टर करते रहे। फिर वो जो कॉपी मेरी कॉपी वो भर गई नोट से, तो मैं उसको ऐसे करता था कि साइड रख दी, फिर दूसरी नई कॉपी ली और उस स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था, पहले से चैप्टर जो भी करा हुआ है पहले से, तो फिर से करता था। तो एक ना थोड़ा सा वो आ जाता था, हेल्प आ जाती थी कि हाँ ये पहले से पढ़ा हुआ है, और ये दिमाग में अच्छे से छप जाता था। तो जब ये चीजें होने लग गई, और पता ये मैंने 12th में भी किया था बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में मैंने देखा ये रिजल्ट दे रहा है, तो वही सेम चीज मैंने वहां की। और जब आप बार बार करते हो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। फिर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फिजिक्स में। अगर आप देखो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसकी जो 11th की फिजिक्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप 12th का तो कर लेते हो क्योंकि उसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हैं, बट 11th का जो आता है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, या आपका स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन में लोग समझ नहीं पाते कभी कभी, क्योंकि उसमें एक सिंपल सा कि आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूले में यूनिट, और वो लास्ट में निकाल के वो आपका आ गया डायमेंशन या यूनिट आपको जो निकालनी है, पावर्स एमएलटी जो हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको उसको समझना है, उसको आपको ऐसा नहीं लेके चलना है कि आपको बस करना है। अगर आप समझ गए, हाँ एक बार समझ गए, आप कोई भी मतलब निकालोगे और आपको फॉर्मूला पता है, आप निकाल लोगे उसका आंसर। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा चीजें पढ़ी, फिर उसके बाद जैसे आगे आपका जो भी लॉस थे वो थे, तो एक बार आपने समझ के कर लिया ना तो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वही पाथ में चल रहा था, इजी हो गया, और ऐसे करते करते थोड़ा सा ना दिमाग में आ गया। और फिर उसका मैंने थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा रख लिया, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरी 5th रैंक थी, तो कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है, आपको पता है कि हाँ यहाँ से ये है, यहाँ से उसके साथ साथ कुछ और एग्जाम भी दिए थे मैंने, तो कॉम्पिटिटिव में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। लेवल आप कह सकते हो एक वेराइटीज में आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाला है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैथ्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप देखोगे तो बहुत स्टेप लगते हैं, जब एग्जाम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टाइम बेस्ड रहता है, तो उसमें 3 या 4 स्टेप से वो नीचे का भी जाता नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत इजी हो जाता है, बस आपको समझना है कि कैसे करना है और मेन क्राइटेरिया क्या रखना है। तो ये मेरे ख्याल से शायद ये इसमें जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं मोस्टली बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं कि चीजें फॉर्मूले या एप्लीकेशंस जो है वो रिटेन नहीं करते हैं। तो अभी जैसे मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था tan π/4 प्लस थीटा का, जो आखिरी में जाकर के cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा बन जाता है। तो अगर आप उसको इंटीग्रेशन में cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा या डिफरेंशिएशन में दे दोगे तो बच्चा करता है, डिफरेंशिएशन में दोगे तो बच्चा लगाएगा कोशेंट रूल,
और उसको बनाएगा 1 पेज का, जबकि अगर देखो तो हाँ। फॉर्मूला लगा करके वो 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। यही सर मेन यही है कि आपको बस समझना है कि करना है टाइम है, सिंपल से उसको साइन कॉस में ये आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट, क्योंकि इजी बन जाता है। हाँ। और वही आप स्टार्टिंग से वो ले जाओगे तो बहुत कम हो जाता है। तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पैटर्न फॉलो करना होता है, जैसे आरडी शर्मा है अपने पास, तो आरडी शर्मा में जैसे एक चैप्टर है तो वो एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस एक तरह के होते हैं, तो वो पैटर्न है, बस वो पैटर्न दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक समझना पड़ेगा, और जो थोड़ा सा मैं समझ गया था तो उस हिसाब से मैं करने लग गया। फिर उसके बाद दूसरी टाइम में मैंने एमसीक्यू दिया, आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। मतलब ऐसा था कि इवन मैंने 30 दिन पढ़ा, उससे ज्यादा मैंने कोशिश भी की थी। मैंने 30 दिन क्या किया, क्योंकि मुझे पता था पहले से मैंने सब पढ़ा हुआ है। 30 दिन में बस मैंने रिवाइज किया और ज्यादा घंटे नहीं लगाए, 6 या 8 घंटे पढ़ने में रख देता था मैं कॉपी, वो सेम की कॉपी 6-8 घंटे ज्यादा ही होते हैं, पता है एमसीक्यू के। हाँ वो एनीवे देखो क्या है कि एक स्टूडेंट के लिए 6-8 घंटे इज नॉट अ बिग डील, हाँ लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 6-8 घंटे इज अ ग्रेट डील एक्चुअली। नहीं सर, मेरा तो ऐसा था कि जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे बोर्ड से आई थिंक काफी ज्यादा हेल्प मिली मुझे। तो बोर्ड पे प्रिपेयर करता था मैं, तो मैं क्या करता था, जैसे मेरे पास दिन है एक महीना है, तो 1 महीने में मुश्किल से काम हार जाते हो आप, जा भी जाते हो तो ठीक है, वो कट कर दिया उन्होंने टाइम। बट मेरा क्या है कि बैठ लिया आगे में टेबल रख दिया, और तो बैठ में एकदम जब आराम करो तो आराम कर रहा हूँ, तो मैं जैसे खड़ा उठा तो मैंने एक चैप्टर का कर लिया और फिर उसका सो गया 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी सो गया, फिर उठा फिर से कर लिया। मतलब ऐसा है कि बस जिंदगी यही है, यहाँ से यहाँ तक और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो 30 दिन ही करना है मुझे। तो बस, और लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो पता चलता है कि रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ना फिर ना दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती है। इवन अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कुछ एग्जाम चल रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके इजी से निकल जाता है। और उसके बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इवन मैंने कुछ जैसे गाइड सेशंस भी आता था कभी अपने, तो उसमें भी मैंने ये ट्राई किया, लाइक मैं समझा पाता हूँ लोगों को कि हाँ इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। और इवन अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत पहले पढ़ी है, लेकिन अभी तक माइंड में और काफी अच्छे से माइंड में। तो ये फायदा जरूर है कि अगर आप अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ोगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, बहुत इजी है। एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में पता है क्या हो रहा है, मतलब अननोइंगली, जैसे अब मुझे तो खैर पढ़ाते हुए 15-20 साल हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं अभी तुम्हारी पूरी बातें सुन रहा हूँ तो अननोइंगली तुम 2 प्रोसेस यूज कर रहे हो। एक प्रोसेस है रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन हो चाहे वो आईएएस की हो। जो लोग लगे रहते हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि जितना फॉर्मूला और एप्लीकेशन आप रिटेन करोगे माइंड में ना, उतना जल्दी आप क्वेश्चन निकाल पाओगे वहां पे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो तुम्हारे पूरे प्रोसेस में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से। जैसे आपने वो देखे होंगे बहुत से यहाँ पर ऐसे 10 इनवर्स वाले फॉर्मूले साइन से सीधा आंसर 0 आता है। बिल्कुल तुम्हें जरूरत ही नहीं, उन्हें पता है 0 आना है तो 0 वो अगर फॉर्मूला पता है या एप्लीकेशन पता है तो तुम डायरेक्टली कर सीधे पाओगे। 5 सेकंड वाला है, और जबकि लोग उसे अगर करेंगे लास्ट में 0 आएगा, फिर वो 1-2 मिनट बन जाएगा। बस वही है। और वहां पे टाइम की वैल्यू है। अब ये गेम टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है, ये 2020 वाला गेम है। एक मार्क्स का सारे क्वेश्चंस है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। जैसे कि थोड़ा सा देखा कि इंग्लिश इजी है, जीएस इजी है, तो उनसे स्टार्ट कर लो, उसमें थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। डिफिकल्ट से स्टार्ट करोगे तो 1 घंटे बाद भी थोड़ा सा फंस जाओगे। और लास्ट में प्रेशर इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर हैंडल होता है, क्या होता है ना, क्योंकि हम जब तक उस चीज के अंदर जाएंगे नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा। इवन मैं बोल दूंगा कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मेरे को आता है, लेकिन जब वो प्रेशर हल्का सा आएगा ना, टाइम बचा रहेगा, वो क्वेश्चन बचे रहेंगे, तो फिर ना मेरा जो क्वेश्चन हो भी रहा होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। अभी वो टाइम लेता है, फिर देखो एग्जाम में प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपसे एक आसान क्वेश्चन नहीं हुआ तो प्रेशर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इवन कभी ना जैसे हम चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो स्टार्टिंग से देखा तो 10 में से अगर 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख गया स्टार्टिंग में, तो एकदम फील होता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो पता है जब पहली बार जेईई का एग्जाम दिया था, तो मैं मतलब अभी तो खैर मेरा फिजिक्स और मैथ्स काफी अच्छा है, तब पहले टाइम पे मेरा जेईई बहुत खराब था। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा देखा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बिलीव नहीं करोगे, मैंने पता क्या किया, 7वें क्वेश्चन पे आंखें बंद करके कुछ तो टिक कर दिया कि ओएमआर शीट पे कुछ तो लिखा है भाई के, मैंने कुछ किया हुआ है। ये बहुत है सर, बहुत ये और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के साथ ये सिचुएशन होती है कि कुछ तो टिक कर दो यार, तो कम से कम ये तो बताओगे कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन कर दिए। हाँ, ये खुद को वो दिलासा देने के लिए चीजें हैं। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेटजीज मेन, क्योंकि स्ट्रेटजी वही है कि आपको थोड़ा सा एक क्योंकि एग्जाम सब दे रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 है, तो आपको थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा कि आप जल्दी दूसरों से कर सको। चाहे सबके सब 120 मार्क्स इजी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, इजी कोई नहीं, 120 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको 121 लाना है, तो वो कैसे कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज इसमें लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ
तो यार स्पीड प्रैक्टिस है, स्पीड प्रैक्टिस के लिए आपका रिवीजन और फॉर्मूला रिटेन होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें अगर आपने कर ली, स्पीड प्रैक्टिसिंग, एक्यूरेसी और क्या बोलते हैं अपनी ये फॉर्मूला रिवीजन, तो काफी फायदा मिल जाता है। यस अच्छा, इसमें जैसे अब एक तो ये हुआ कि IMCT या एनडीए की प्रिपरेशन करी, दूसरा जब कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज में जाकर के कैडेटशिप कंप्लीट करी, और तीसरा जब शिप पे पहुंचे, ओके। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे हम मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे याद है कि मर्चेंट नेवी के बारे में पहले से सुना था मैंने, बट क्या होता है ना, डीप नॉलेज किसी को नहीं थी। इवन उस टाइम पे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेंगी कुछ वीडियो, बट वो किसने बनाई थी जिनको पता नहीं है, जो उस प्रोफेशन से नहीं थे, तो ऊपर ऊपर का की सैलरी दिखा दी, ये है ये है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक सबने देखी होगी, अगर आपका भी मर्चेंट नेवी डालोगे तो वो लाखों में गई हो, मिलियंस में वीडियो, बट स्टिल वो एग्जैक्ट नहीं है। दैट इज जस्ट फॉर लाइक की ग्लैमरस चीजें उसमें। तो मैंने वो देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं एक जिस कोचिंग में था, तो वहाँ पे एक लड़का था, तो वो मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड ही वाज हैविंग सम आइडिया। तो मैंने उनसे पूछा, बट ही वाज नॉट हैविंग इन डिटेल डेप्थ की नॉलेज, उसे डेप्थ में हो, तो वो भी प्रॉब्लम थी। फिर सोचा कि यार किसको पता है एक पता नहीं कि एकदम आप ढूंढोगे कहाँ, गूगल में भी नहीं है उतना अच्छा सा। फिर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे ये थी कि आपको किसी से मिलना पड़ेगा जो उस प्रोफेशन को जानता है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे ना वो मिलना इजी नहीं है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया कितना इजी हो चुका है। आपको क्या है कि देखा आपने 10 मैसेज किए, एक किसी ने रिप्लाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा। उस टाइम पे ऐसा नहीं, आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे इवन कंटेंट क्रिएटर भी कम थे। तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, सेम मैंने एग्जाम दिया था, तो उसको हल्का सा नॉलेज था, उसने मुझे बताया, थोड़ा गाइड किया, ये है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं पढ़ सकता था, मैंने सब पढ़ा। क्योंकि उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, और ऑलमोस्ट मैंने बहुत सर्कुलर पढ़े, मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम की बात करूँ तो मतलब सब चीजें मैं बता सकता था कि क्या क्या है, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत पढ़ा। देन जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तब मैंने यूट्यूब चैनल जो ये IMU की वेबसाइट और DG की वेबसाइट पे होते हैं वो वाले सब, हाँ वो सर्कुलर्स, साथ में प्रोसीजर्स, काउंसलिंग प्रोसीजर्स, कितना रुपया लगता है, क्या एडमिशन प्रोसेस कैसा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल कैसा हो रहा है। और फिर क्योंकि ये पहले बहुत चीजें नहीं थी, इवन अभी भी आप देखोगे ना तो लोगों के माइंड में ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जबकि हमें तो लगता है आसान है, पर उन्हें नहीं पता चलेगा इतना। तो ये था। फिर और क्लियरिटी भी नहीं थी। फिर बोलते थे मर्चेंट नेवी में यार काम बहुत करना पड़ता है उस टाइम पे, तो मैं बोला ठीक है कर लेंगे। फिर क्या हुआ, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो थोड़ा चीजें बदल जाती हैं। अब रूट एकदम डिफाइंड शेड्यूल है कि यहाँ से यहाँ तक करना है, ये यहाँ से काम यहाँ तक है। तो थोड़ा सा लगा कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक सब कुछ फिक्स है। हाँ फिक्स है। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ चीजें थोड़ा बदल रही, और डिफिकल्ट लगती थी, से बताऊं तो डिफिकल्ट लगती थी। तो फिर लगता था यार क्या कर रहे हैं यार, मतलब थोड़ा कभी फील आता था कि चलो थोड़ा सा तो रेस्ट मिले। तो वो कम था, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा हम ढलने लग गए थे, एक बेस हमारा बन रहा था, हमें पता चल रहा था कि ये चीजें हैं, तो हल्का हल्का कुछ बन रहा था। फिर उसके बाद फिर भी एक वो दिमाग में माइंडसेट, अरे कितना भी काम होगा कर लेंगे, वो माइंडसेट जब तक आप जाओगे नहीं, वही वाला प्रॉब्लम था। तो कॉलेज में काफी अच्छा था, माइंडसेट की भी बात करूँ तो काफी पॉजिटिव था, बहुत सी चीजें सीखी वहाँ। कॉलेज में कभी फीलिंग ये नहीं आई कि अरे यार ये क्यों ज्वाइन कर लिया, मतलब यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक घसीट रहे हैं। मैं ऑनेस्ट बताऊं सर, ये वाला फीलिंग मुझे कभी नहीं आया। मतलब ना मेरे को बहुत सिंपल सा ये था, मैंने जैसे मैंने बताया होगा कि मैंने एंग्लो के एक ओनली फॉर्म भरा था। मैंने अपना जब प्रिपरेशन, जब मैं दूसरा फॉर्म भरा था, मैंने एक फॉर्म भरा और एक में ही निकला, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था। क्योंकि मैं उस टाइम पे वैसे फीस भी 0 थी उसकी, तो हम लोग रुपए बच जाएंगे और क्या फॉर्म भरेंगे, सही वाले। ये तो अच्छा था मेरा, लेकिन मेरे को ना ऐसे भी था कि आप इसके अलावा करोगे क्या फिर। और अगर सपोज IIT के लिए है, बहुत चीजें करने के लिए, बट क्या होता है ना, मुझे पहले से थोड़ा सा कुछ अलग करना था, तो ये दिमाग में कभी रहा ही नहीं कि इसके अलावा क्या होता है ना, जैसे तो आपके ऑप्शन भी कुछ अच्छा था नहीं। मैं टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था, नेशनल खेला था मैं नेशनल खेला था, तो उसकी वजह से रहता है अंदर भी, तो बहुत चीजें छोड़नी पड़ी, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंडिविजुअल की, लेकिन रियलिटी में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझना पड़ेगा कि रियली में क्या चलने वाला है, कहाँ पे रियली में आप एग्जिस्ट करोगे और कहाँ पे आप पॉजिटिवली रह पाओगे, एग्जिस्ट करोगे। तो हाँ यही एक प्रोफेशन था। और जब फिर स्टार्ट इतना अच्छा हो गया था, तो फिर आप ना सोचते भी नहीं हो, और फिर थोड़ा काम हुआ कर किया, तो ये दिमाग में कभी चीज नहीं है, और बहुत अच्छी है, कभी रियली में नहीं आई लगता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब अच्छे चल रहा था इंस्टीट्यूट में, और सब अच्छे से गया, काफी अच्छे से गया। फॉर मी इट वाज लाइक अ ड्रीम,
क्योंकि उस टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल भी था, थोड़ा चल रहा था, लोग मुझे जानते थे, तो काफी अच्छे से चला। जब उसके बाद हम शिप पे चले तो चीजें ना जितना मैंने किया है सारा 10-20% हो गया था, because जितना हार्ड वर्क है, और शिप में पूरी चीजें चेंज है। इवन आप अगर चल रहे हो तो ये होता है ना, जैसे कि आपको जैसे हम ऊपर नीचे चल रहे हैं तो कभी कभी पैर लग जा रहा है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है चल तो हम सही रहे, पैर हल्का सा क्यों लगा, ये बहुतों में लगते थे। या मतलब छोटी छोटी चीजें ना, उसमें कॉशन हमें रखना पड़ता था, हमें सावधानी ऐसे रखनी पड़ती थी कि कुछ हो ना जाए। कभी कभी हम हल्की सी लग गई, लेकिन अगर ज्यादा लग जाए तो कैसे, तो क्या हो, सब सोचना पड़ता था। और वो पहले शिप में ना एक्सपीरियंस ही अलग था। जैसे मैं पहले शिप में चढ़ा तो देखता हूँ कि रूटीन फिक्स्ड है और इतना काम करना ही है। इवन फर्स्ट वीक में आई वाज वेरी लाइक कि थोड़ा सा एक मोमेंट भी आता फील में, अरे यार कहाँ गया, ऐसी वाली फीलिंग में थी। बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस वहाँ हाइटेंड रहते हैं हमारे, जैसे वैम्पायर डायरीज में वैम्पायर्स के हाइटेंड रहते हैं, सेम हमारे भी ऐसे ही थे। तो मेरे को काफी इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। आपको शिप पे जाओगे ना, अगर आपको अच्छा फील होगा तो एकदम हाइटेंड रहेंगे वो, और बहुत अच्छा फील होगा, छोटी सी चीज भी हो। अपसेट होंगे, बहुत अपसेट होगा, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया तो वो तो पागल हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं। तो ये चीजें भी बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस की। काम का ऐसा था कि आप पुश होते रहे, मैं तो बहुत पुश हुआ हूँ। मतलब जैसे मैंने 8 घंटे स्टार्टिंग में काम किया होगा तो अच्छा लगा, फिर 12 घंटे किया, फिर अरे यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कर लिया। फिर 12 से 15, 15 से 18, 18 से कभी 20, और कोर्स में तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है 22-24 में हो जाता है। तो जो आगे पुश होता रहा ना, तो हाँ तब हमने डिफरेंस देखा कि वो 8 घंटे से कब वहां पहुंच गया। तो काफी अच्छा भी लगता है कि अब जो ये है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ अलग बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ आऊंगा और मैं जॉब किसी भी कंपेयर कर रहा हूँ अपने एक नॉर्मल इंसान से, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है यार ये तो नॉर्मल है हमारे लिए 16-18 शिप पे कभी ये फीलिंग है कि अरे यार फंस गया, मतलब जो पहला हफ्ता था मेरा, तो उसमें प्रॉब्लम मेरे को ये कभी काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी कभी क्या होता है कि चलो किसी का एटीट्यूड भी कैसा है वो डिपेंड है, बट मेन चीज होती है कि सी सिकनेस। जो मेरा पहला हफ्ता था, तो जहाज हिल रहे, अटलांटिक में हम जा रहे हैं, और मैंने किया था ज्वाइन ये अपना पनामा कैनाल से। तो स्टार्टिंग का 1-2 दिन अच्छा था, और मेरा बर्थडे भी था एकदम परसों तो क्या हुआ, शिप हल्का से स्टार्ट करने लग गया वो हिलना, और जैसे हिलना स्टार्ट किया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगा थोड़ा सा पेट में ऐसा अजीब सा, और मैं सो रहा हूँ, बर्थडे मेरा चल रहा है, तो मैं सो रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है अभी थोड़ा रफ है तो छोड़ दो उसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले के 2-3 दिन मैं ब्रिज पे जाता हूँ, और ब्रिज पे क्या मुझे थोड़ा वोमिटिंग स्टार्ट होती है। तो फिर मैं बाहर में वोमिट कर रहा हूँ, और काम भी करना होता है तो काम आप छोड़ नहीं सकते, वोमिट भी कर रहे हो। फिर तब मुझे फीलिंग आया, एक वो छोटा सा मोमेंट था कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पे आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा अजीब होता है। आप मतलब कितना वो कर सकते हो, देखो बोलने के लिए मैं बोल दूंगा कि मैं कर लूंगा ये चीजें कैसे ना कैसे करूंगा, बट जब आप जाते हो वहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको कुछ नहीं चल रहा, आपको उल्टी आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा और काम भी करना है, और हाँ ये मतलब काम करना ही करना है, ये होता है प्रेशर। और ये होता है मतलब कि तो बॉडी भी थक जा रही है, और सर वो सिर दर्द जो होता है ना वो अजीब होता है, बहुत अजीब होता है। इवन आपको कभी उत्तराखंड में आना और या हिमाचल में जाना, तो ये रोडवेज की बसें जाती है ना, तो जो ऐसे रोड में जाएंगी ना, मसूरी जाओ आप या ये नैनीताल, समझ गया आपको फील आ जाएगा मैं कश्मीर में था, मैंने बीटेक श्रीनगर से किया ना, तो जब जम्मू से श्रीनगर जाते थे 8 घंटे हम ऐसे ही जाते थे। तो मतलब मुझे मालूम है कि वो कैसी फीलिंग होती है अब वो बस वहां पे हो रही है, अब शिप में वालों को होते हैं, शिप में तो कंटिन्यूअसली रात को भी यही हो रहा है। हाँ अच्छा ये जो 2 अलग-अलग तरीके के शिप किए, एक बल्क कैरियर किया और एक केमिकल टैंकर किया, Yes, sir. तो मतलब दोनों के एक्सपीरियंस कैसे, किसका ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है? तो पहले मेरा बल्क कैरियर था। बल्क कैरियर वाज आई थिंक, अगर मैं किसको सजेस्ट भी करूंगा ना, तो क्या होता है कि हम जब अडेप्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम पूरे का पूरा अडेप्ट कर ले, हमें थोड़ा थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है। तो जो ड्राई शिप्स जो मेरे नजरिए में थोड़ा सा इजी होते हैं हल्के से, एंड जो आपके जैसे ये टैंकर्स हैं थोड़ा सा उनमें काम अलग होता है और ज्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा आपकी इंस्पेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, 3 महीने में 6 महीने में अगर हो रहे तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वेटिंग हो रही है वहाँ, तो पीएससी भी हो रही है, तो उसमें हिसाब से आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। बल्क कैरियर में क्या सीन है कि ज्यादा थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आपको। तो इनमें सबसे पहले क्या था कि बल्क कैरियर मैंने किया, तो उसमें एक फिक्स शेड्यूल था,
पोर्ट्स में आते थे हम, तो हमारा डे वर्क में था। डे वर्क का मतलब है कि सुबह के 6 से शाम के 6 तक, तो उसमें इजी हो जाता था कि रात को आपको फ्री मिल गया। बैलेस्टिंग डिवेलेस्टिंग ऑपरेशन है तो उन्हें छोड़ के अदरवाइज अगर फ्री मिल जा रहा है जैसे कनाडा में, तो शाम को ऑपरेशन ना, तो शाम को हम शोर लीव चले गए। अगर हमने काम भी किया तो शोर लीव भी जा रहे हैं, तो एक अच्छा फील आएगा और घूमने मिल रहा है वहाँ पे आसपास जगह। हाँ, और एक सबसे बड़ा डिफरेंस आई थिंक सबसे मेन जो है ना वो कार्गो है। आपका जो इंडस्ट्री में सबसे मेन कार्गो है, तो कार्गो ने वहाँ बाहर से लोड हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है क्रेन से उनकी, तो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको बैलिस्टिक डिवेलिस्टिक में पड़ेगा फर्क, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं है। बट क्या होता है जब हम टैंकर्स की बात करते हैं, तो टैंकर्स में सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो है कि कार्गो ऑपरेशंस में हमें कनेक्शन डिस्कनेक्शन खुद से करना होता है। वहाँ पे आपको पंपमैन जो होंगे वो करेंगे, आप भी कभी कभी हेल्प करोगे, साथ में बेबीज हो गए, ओएस हो गए, वो भी साथ में बैलिस्टिक डिवेलिस्टिक में चल रही है। तो जो हम वो करते हैं ना, तो थोड़ा सा ना एक मतलब वो मेन चीज है, तो वो मेन चीज में आपका एक प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर आप प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस लेंगे। उसमें भी एसिड्स हैं, केमिकल टैंकर्स कर रहे थे तो एसिड्स हैं, और वो क्या होता है ना जब अब डिस्चार्ज कर रहे हैं या कुछ भी अगर हम लोड कर रहे हैं तो उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, सैंपल लेना होता है। तो सैंपल हम जब ले रहे हैं तो अगर ठीक ठाक है एसिड XYZ जैसे कैटेगरी में होते हैं, तो अगर नहीं है उतना टॉक्सिक तो उसमें तो इशू नहीं है। जैसे टॉक्सिक है तो हल्का सा गिर गया तो वो भी इफेक्ट करेगा, तो बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे पीपी सब पहनते हैं बट इश्यूज हैं वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम साथ ही साथ प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं केमिकल टैंकर में। लास्ट टाइम पे हम जब जर्मनी में थे, हम सल्फ्यूरिक एसिड लोड कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सबके सब स्प्लैश शूट्स पहने हुए थे, तो जहां भी चल रहे हैं स्प्लैश शूट को लेके, यहाँ पे अपना फेस शील्ड पहनी हुई है, आपके ग्लव्स पहने हुए, तो अब चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें, क्योंकि वो प्रिकॉशन भी लेना है और उसमें बूट्स भी पहने हुए, जो बूट्स हैं सेफ्टी बूट्स अपने वो बड़े दूसरे अलग से होते हैं, तो वो भारी है। चलो वैसे तो टाइम लगता है, तो थक भी आप जल्दी जाओगे क्योंकि वॉचेस के हिसाब से थक भी जाओगे। साथ में अगर डिपेंड करता है, उस टाइम पे इतनी धूप नहीं थी, बट धूप हो गई तो बहुत चीजें हैं, और साथ में ना हम उस कार्गो के पास नहीं जा सकते, तो हमें बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। मतलब इतना प्रिकॉशन कि वो ऐसा था कि गिर गया बॉडी पे तो वो छेद करके जाएगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे यहाँ तक पूरा डाइल्यूट है अपना, वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ बहुत ज्यादा। और इवन कभी कभी क्या होता है कुछ एसिड्स ऐसे थे फ्यूम से भी आपको रोना जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो क्या है कि कभी कभी हम जैसे सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, लोडिंग डिस्चार्जिंग में, तो सैंपल ले रहे हैं, उसके फ्यूम्स जो आ रहे हैं आंख में लग गए। मैं तो एक बार ऐसे आंख आ रहे ऐसा सीन है, साथ ही साथ थोड़ा फिर डर भी लगता है। इवन मैं जैसे फील करूंगा तो मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ, एक फील आता है कि नहीं यार बहुत हो रहा है। फिर उसके साथ साथ पेपर वर्क है, टैंकर से बहुत अलग है, टैंकर्स में पेपर वर्क ज्यादा है, बल्क में उतना नहीं है, और बहुत चीजें सीखने को मिल जाती है इसी वजह से। क्योंकि अगर आप केमिकल टैंकर आई थिंक जो कोई कर लेगा तो दूसरे शिप में मेरे हिसाब से आई थिंक, और उनको मुझे पता नहीं है, बट इजी हो जाएगा दूसरे शिप्स में, क्योंकि आप सब सीख लोगे, स्ट्रक्चर्स हैं, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल, आपको मतलब समझना पड़ेगा। वहाँ पे इवन आपके क्रू भी हैं तो उनको सब चीजें पता होती है, वो नॉलेजेबल होते हैं, मतलब ये लाइन है तो ये लाइन कैसे कैसे जा रही है ये भी उन्हें पता होता है। और वहाँ पे एक पंपमैन होता है, तो कभी कभी क्या होता बूस्टर भी हो उसमें, लेकिन मेनली मेरे उसमें पंपमैन थे और बूस्टर नहीं थे। तो जो पंपमैन होते ही नोज एवरीथिंग ऑन द शिप, हर पाइपलाइन के बारे में कैसे जा रहा है, बैलिस्टिंग डिवेलिस्टिंग स्ट्रिपिंग सब उन्हें पता है। और कभी टैंकलिंग मशीन इससे सीखने के लिए ज्यादा मिलता होगा। हाँ, डेक में क्या होता है जिस चीफ ऑफिसर को आपको सिखाएंगे जो रिलेटेड है, जैसे सीसीआर से रिलेटेड है, कैसे ऑपरेशंस करने हैं, यहाँ पर अपने सीसीआर में जो भी पैनल्स हैं वो समझाएंगे, ओडीएमई हो गया और बहुत सी चीजें हैं, पेपर वर्क का हो गया, सरकारी। ठीक है, जब हम डेक पे जाएंगे तो हम पंपमैन के साथ जाते हैं कैडेट्स में, तो वो हमें सिखाएंगे कि क्या है, कभी क्या होता है ओवरऑल कर रहे हैं। ओवरऑल का मतलब रहता है किसी को किसी मशीन ने खो दिया तो उसका मशीनरी कैसे अंदर, अच्छा जैसे हमने टैंकलिंग मशीन खो दी तो उसके अंदर दिखाया कि ये है पीवी वॉल्व्स है, पीवी वॉल्व्स हमारे जैसे टैंकर्स में होते हैं, तो पीवी वॉल्व्स को खोल दिया, उसमें कभी प्रेशर बढ़ गया तो ऊपर नीचे होता है। अच्छा, तो अच्छा। वो भी मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, ठीक सिंपल सा है कि हमने पीवी वॉल्व को ओवरऑल करके देख लिया, तो क्या होता है ना कि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया पता चलता है हाँ कैसा है। तो ये बहुत इन फ्यूचर काम आएगा आपको, हाँ, करके जब मतलब आपको पता होना चाहिए ना आगे जैसे ऑफिसर अगर बन रहे हो तो आपको इनमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी से काम करवा रहे हो
तो उसके बारे में आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम काम करने गए तो बस चलो ठीक है अपने देख लिया हाँ। होगा क्या है वो मतलब ओएस देख लेगा या पोसन देख लेगा, बट आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी में बल्क कैरियर और इस वाले में, कि इसमें ना टैंक क्लीनिंग का प्रोसीजर बहुत अलग होता है, बहुत हाँ। बड़ा होता है। और वहीं पे होल्ड में क्लीनिंग में वो भी है, बट उतना नहीं होगा। तो एक अलग, मुझे बहुत अलग चीज देखने को मिली थी, और काफी बहुत चीजें ऐसी है ना, एकदम टैंक्स में आप जाओगे तो पूरा अलग मिलेगा। टैंक क्लीनिंग मेरे ख्याल से डिफिकल्ट भी है, मतलब उतनी आसान तो हाँ, नहीं होगी, time जैसे लगता इतना ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और उसको क्लीन करना है तो बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती होंगी। हाँ, जैसा उसमें पहले कभी सॉल्ट वाटर से रिंस किया, फ्रेश वाटर से रिंस किया, फ्लशिंग की, बहुत चीजें हैं। फिर यहाँ पर एक वो भी है, थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है, यहाँ पर ओडीएमई से निकालना है नहीं निकालना, क्योंकि NX1 का कार्बो अलग जाएगा, NX2 का अलग, NX2 का केमिकल का है तो वो अलग तरीके से जाएगा, NX1 का ओडीएमई से जाएगा। तो बहुत रेगुलेशंस है, मार्बल है, बहुत चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और जब मैंने पहली बार देखा ना, तो मैं भी बोल रहा था ये कितना चीज है ये, बहुत ज्यादा है, जबकि हाँ एकदम सिंपल सा बल्क में क्या है, कितना नहीं है। तो अब लगेगा कि हाँ ठीक है, ये है वो उठा रहा है, निकाल रहा है, साफ करना है बस। लेकिन वहां देखो सब चीजों को समझना पड़ता है। और हाँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा केमिकल टैंकर में। ऐसा लगा कि हाँ अगर आप यहाँ कर देते हो तो दूसरी चीजें बहुत से होना है, अगर केमिकल टैंकर हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें हलवा है एकदम। जस्ट हलवा है, सबसे ज्यादा डिमांड इसीलिए केमिकल टैंकर्स में रहती है। ओके ओके। अच्छा, एक जैसे ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना कि पायरेट अटैक हो गया, जब बहुत हैवी रोलिंग पिचिंग हो गई या बहुत ज्यादा बैड वेदर वाली सिचुएशन हो गई, तो बहुत लोगों को इस पे भी डर लगता है। लेकिन मतलब तुम्हारा अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, जैसे जो 2 शिप की है अभी तक, इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये क्या मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली होता है या ऐसा है कि कभी कभी होता है और इससे डरने वाली बात नहीं है? सर मेनली ये रूट पे डिपेंड करता है कौन सा रूट आपका है। जैसे कि जैसे बहुत से यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जैसे कोस्टल है तो वहाँ पे आपको उतना रफ वेदर नहीं मिलेगा, आपको एकदम ही ऑलमोस्ट सेम मिलता है। बट जैसे कि आप अटलांटिक ओशन के एकदम बीच में जाओगे, वहाँ पे आपको रफ वेदर मिलेगा। सेम यहाँ पर पैरेट्स के साथ सिचुएशन है। आपको जैसे यूरोप साइड, आपको अमेरिका, यूएस साइड, यहाँ कहीं पायरेट्स का कोई इशू नहीं मिलेगा। बट जैसे आप सोमालिया साइड, ये अफ्रीका साइड, गल्फ ऑफ एडन की साइड जाओगे तो वहाँ पे बहुत इशू आता है। यहाँ पर केसेस भी बहुत होते हैं, अब बहुत कम होते हैं बट होते हैं। एक मैंने सर्वे पढ़ा था कुछ, तो उसमें कुछ ना कुछ केसेस तो दिखाता है। तो वहाँ पे पायरेट्स अटैक होते हैं। और रोलिंग पिचिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रोलिंग पिचिंग विंटर्स में बढ़ जाती है, समर्स में इतना नहीं है। बट इवन यहाँ पर जब मैं अपने फर्स्ट बल्क कैरियर में था तो मैंने 25 डिग्री तक रोलिंग देखी। और 25 डिग्री जब देखते हैं अच्छी तो खासी होती है। हाँ, एकदम ऐसे पूरे यहाँ तक। और तो ऊपर जो ब्रिज से आप देखोगे ना, एक तो अगर आप नीचे से देख रहे हो तो आपको इतना लगेगा, लेकिन वो ब्रिज से हाइटेंड हो जाता है। हाँ, वो ऐसा हो वो जाएगा। पूरा ऐसा, वो ऐसा। एंड देन आई वाज फीलिंग कि कहाँ क्या हो रहा है ये, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे इवन, क्योंकि आपको थोड़ा सी सिकनेस भी हो रही है एंड तब आप देख भी नहीं पाते हो। और आप देखते हो ना, इवन कभी-कभी वीडियो हम बनाते हैं, जो आंखों से देखा जाता है ना वो अलग होता है। कैमरे में क्या है कि कैमरा खुद ही हिलता है, अगर आप उसके गिम्बल विम्बल से कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट आंखों से आप देखोगे आपको पता चलेगा कि रियली में कितना हिल रहा है और वेव्स ऊपर आ रही हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये रहता है इशू। और अदरवाइज इंस्टाग्राम पे तो जैसे मैं देखते रहता हूँ, मुझे देख करके लगता है कि भाई इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। ये इंस्टाग्राम में आई थिंक सर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा चीजों को मतलब ठीक है वो कहीं एक्सैजरेट वाला सीन है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब जो सेकंड ऑफिसर जो है वो पैसेज प्लान आते हैं तो कंसल्ट करेंगे और उनसे साथ ही साथ मेल आते हैं, वेदर वार्निंग सब है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर। तो वो देख के फिर उस हिसाब से वो पैसेज प्लान बनाएंगे। इवन जैसे कभी-कभी क्या होता है कि स्टॉर्म है कहीं पे और उस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है तो थोड़ा सा रूट कॉल का साथ डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो एक अच्छा वो है सीफेयर तो वो यही करते हैं, सिंपल सी बात है। तो हाँ, कभी-कभी जैसे मैं तो मेनली मैंने अटलांटिक में ही सेल किया है, अटलांटिक ओशन में मैंने 2 ही किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन मैं जितना मेरे को पता है, जितना मैं अपना शेयर करूंगा कि अटलांटिक में जैसे बीच-बीच में चलेगा, लेकिन मैंने कुछ ओशन में जैसे पैसिफिक ओशन में सुना है कि एकदम लहरें तो एकदम बहुत ऊपर तक आती है, तो इशू वहां पे होता है। और कोई स्टॉर्म में आ गया और छोटा वेसल है तो और ज्यादा उसके छोटे वेसल में ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। इवन मेरा जो अभी कैप्टन टैंकर था 147 मीटर का था, तो वो तो बहुत हिलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बार थोड़ा सा कंप्यूटर में एक वीडियोस देख ली, पिछले कैडेट होगा या किसी ने भी सेव किया था, और वो जो मैंने विंटर में देखा कैसा हिल रहा है, इवन आई वाज वेरी स्कैर्ड। वो पूरे का पूरे
फैशन टेक से कर रहा था, मतलब वो वीडियो ऊपर से नहीं थी, फैशन टेक से थी, तो कुछ ऐसे भी आ रहा था। अच्छा। आई वाज लुकिंग लाइक कि मैं जब देखा, मैंने थोड़ा सा, मुझे भी लगा कि थोड़ा विंटर से पहले निकल जाओ तो सही है। ओके, तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे, आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन। Yes. ठीक है कि देखो, मेरे पास एक, मैंने वैसे पहले डिस्कस किया है तुम्हारे साथ में, लेकिन मेरे पास एक र्यूमर आया, ये मैं इसलिए भी डिस्कस करना चाहता हूँ सभी बच्चों के साथ में, क्योंकि क्या होता है, ये सबको ही फेस करना होता है। एज अ टीचर मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे फेस करना होता है, एज अ कैडेट, एज अ स्टूडेंट तुम्हें फेस करना पड़ता होगा। मेरे पास एक र्यूमर आया, जब मैंने शुरू में देखा था, तुम्हारे तो फॉलोअर शायद 6-6.5 थे, और मेरा एक चैनल तो डिलीट हो चुका था तब तक, दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो किसी ने मुझे बोला कि अजय खाटी नाम का बच्चा है जो एंग्लो ईस्टर्न में है और उसकी 5th रैंक आई है, तो उसका कंटेंट कैसा है, क्या वो जो बोल रहा है वो सब सही है? तो मैंने जाकर के चेक किया, तो मुझे कंटेंट काफी सही लगा, तो मैंने कहा ये बातें तो सारी सही बता रहा है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ दिन के बाद कोई हमारा जूनियर होगा या कुछ होगा, तो वो बोल रहा था मुझे कि सर एक्चुअली वो केवल ना यूट्यूब पे वीडियो ही बनाता रहता है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर एक फेल हो गया है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, वो ये भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जेई के बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, आईआईटी बॉम्बे पहुंचते हैं और उसके बाद एक फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए। तो मुझे लगा हो सकता है कि वहां गया हो और टाइम पास कर रहा हो और फेल हो गया हो। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एक र्यूमर है, लेकिन ये र्यूमर मेरे हिसाब से क्या क्रिएट कर रहा है, एक परसेप्शन, क्योंकि मैं तब तक तो उनसे बात कर रहा भी नहीं था। तो ये जो चीज है, इसको कैसे हैंडल करते हो? तो सर अगर जैसे सेमेस्टर की बात है और फेल होते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने अपना पहला शिफ्ट जो ज्वाइन किया, वो जस्ट कॉलेज कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद किया। तो जब मैंने 2-3 महीने बाद किया तो इसका मतलब फेल तो मैं नहीं हुआ, ये पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये तो एकदम बहुत ही गंदा र्यूमर है, ठीक है ना, तो पढ़ाई के लिए तो नहीं बोल सकते हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि सर अगर कोई फेल हो जाता है, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि दिमाग में भी बहुत चीजें आती है, पता भी नहीं होता। अगर कोई फेल हो रहा है, सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो रहा है, तो होता क्या है कि उसका एग्जाम ना, जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो, उसके साथ उसका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी होगा। अच्छा, उसको डिले होगा। अगर कोई सेकंड में हो रहा है फेल, तो उसका कहीं ना कहीं पे आगे एग्जाम कराएंगे, तो ऐसे में उसका शिफ्ट भी लेट होगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है। तो ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को अगर कंफ्यूजन है, कोई आगे आएगा भी डीएनएस में, तो ये उसको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ सर रूमर्स तो आते रहते हैं, रूमर्स तो आएंगे जाएंगे, बट हाँ क्या था स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी कि उस टाइम पे कैडेट्स बहुत कम थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया था। इवन अभी भी आप देखोगे कैडेट बहुत कम है। उस टाइम पे तो आई थिंक मैं पहला हूँगा या दूसरा हूँगा, होगा भी, तो ऐसा दूसरा बहुत कम नंबर होंगे उस टाइम। तो जब मैंने बनाया था, तो मेरा जो कंटेंट था दैट वाज, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने बहुत से सर्कुलर्स पढ़े, बहुत से लोगों से बात की। इवन मैंने उस टाइम पे जितने कैडेट्स होते थे ऑलमोस्ट बहुतों से बात की, मतलब अभी भी अगर बात करूँ बहुत कैडेट्स को मैं जानता हूँ, जो अभी तो आ रहे हैं, अभी तो सब जानते हैं मुझे, बट उस टाइम पे मैं सबसे बात करके कुछ ना कुछ निकालता था। तो मैंने उस हिसाब से अपना सारा एक्सपीरियंस यूट्यूब पे डाला बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं बोलूंगा एडिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, नहीं है, बट अगर आप कोई बैठ के उस चीजों को समझेगा, पॉइंट में डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, और उसके लिए ना क्या होता है प्रॉब्लम, उसमें आप एडिटिंग करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल बेसिक एडिटिंग करता हूँ, बट कंटेंट में बहुत आपको इंफॉर्मेटिव मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो लोग थोड़ा सा जेलस भी होते हैं। अब मुझे सही बताऊं, हेट कमेंट बिल्कुल नहीं आते। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, ना के बराबर मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, वो भी मुझे नहीं पता 5 आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलते, मुझे तो कभी देखा नहीं ऐसा। तो जब ऐसा होता है ना, तो जलने वाले लोग आपको मतलब कौन मिलेंगे, जो साथ के होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कभी कभी साथ में हैं तो थोड़ा सा झूठ रूमर फैला दो। मैंने खुद सुने 1-2 रूमर और मैं रिप्लाई नहीं करता, मेरे को अब इतना हो चुका है कि आई डोंट फकिंग केयर। तो अब जरूरत नहीं है, मतलब अब आप एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में फील होता था कोई बोल रहा है तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ऐसे कैसे ये चीज है, तो वो फिर बोलेगा भैया ये तो ऐसा है, नहीं नॉर्मल ये है। लेकिन उसके साथ साथ टाइम के साथ थोड़ा सा हेट भी आता है। तो एक जगह मुझे हेट भी आया था जब मैंने गाइड सेशन स्टार्ट किया था अपने। स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने बोला कि कैडेट्स को चीजों को स्टार्ट नहीं कर सकते। मुझे कुछ कैडेट्स ने ये बोला था जो फेल थे उस चीज में, उन्होंने मुझे यही बोला कि ऐसा ये नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, मैंने चलाया, मैंने बोला ठीक है। मैं थोड़ा सा डिप्रेस बोलूंगा, हल्का सा बहुत अपसेट था, एक हफ्ते के लिए बहुत अपसेट था। क्या होता है ना कि अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो
कहीं ना कहीं आप चलो ठीक हो, लेकिन वो डिमोटिवेशन मिल रहा है वो भी किन से, जो आपसे थोड़ा ऊपर है। हाँ। तो बहुत गंदा फील होता है। और उस टाइम पे ना आई वाज नॉट हैविंग एनीवन, मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि मैं अभी तक बहुत इंडिविजुअल वो रखता हूँ अपने थॉट्स को या अपने उसको मतलब चैनल को, सोशल मीडिया को। तो उस टाइम में वैसे ही था, मुझे बहुत गंदा फील हुआ। फिर मैंने थोड़ा ओवरकम किया उस चीज को, उसमें मेरा बैट्समैन बहुत अच्छा फेमस हुआ। तो जब हुआ ना तो लोग थोड़ा जलने लगे। हाँ, ये हो सकता है। और उस टाइम पे हेट भी मिला था मुझे, काफी टेलीग्राम ग्रुप्स में मेरी बात चलती थी। मेरी बातें तो ऐसे चल रही है ना कि मैं भी सोचता था ये क्या हुआ ये कब हुआ। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, ये बाकी लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करता है लोगों के बारे में। जैसे ये चीज मैंने भी फेस करी थी जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी। तो अब क्या होता है कि एक जैसे अभी हम लोग सामने बैठकर ये बात कर रहे हैं, अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ अभी, तो इंटरव्यू में जो फेस टू फेस जो फीलिंग आती है ना, वो अलग आती है, स्वेटिंग होती है सब। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन हो तो इंटरव्यू में वो स्वेटिंग नहीं होगी। हम कैमरा ऑफ कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं ऑनलाइन स्टडीज को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, लेकिन चक्कर ये कि कोविड में आप कर नहीं सकते। तो जब हमने वो शुरू किया और काफी सारे लोग जुड़े भी, हमने सारा सिलेबस खत्म किया, रिवाइज भी किया, लेकिन इंटरव्यू में वो चीज ऑब्वियसली आप नहीं दे पाओगे। तो उससे प्लेसमेंट या सिलेक्शन जो थे स्पॉन्सरशिप वाले, वो नहीं हुए। एट दैट टाइम हमें भी बहुत कह रहे ये लोग तो पैसे खा जाते हैं, तो ये कर देते हैं, इस आदमी ये तो मर्चेंट नेवी से है ही नहीं, इसको पता कैसे है। जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप क्रिकेट देखोगे तो हर्षा भोगले जो है उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन बहुत अच्छी सबसे अच्छी नॉलेज है। सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, उन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, मुझे तो लगता है नेशनल भी खेला होगा तो बड़ी बात है, बट उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कोच किया। तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि यार भाई, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई के लिए पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है ना, वो सुनील सर नहीं पढ़ा पाएंगे, कैप्टन सेंस नहीं पढ़ा पाएंगे, या करणवीर नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज है उसके बाद वाली। हम शिप पे पहुंच गए, अब शिप अभी जैसे अभी जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है शिप से रिलेटेड, टैंकर से रिलेटेड, मैं उसमें जीरो। तुम जो टर्म्स में बोल रहे हो वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि सर IIMCT में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें एकदम ऑन पेपर ऐसी चीजें लिख करके दे दूंगा कि तुम बस उसको आंख बंद करके फॉलो करो और तुम आराम से टॉप 3000 में जाओगे। सो ये सब चीजें हैं, ये रूमर्स होती हैं और फेस भी करनी पड़ती हैं। तो वैसे अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है, इग्नोर करो। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो फील भी होता था, मतलब स्टार्टिंग का फेज ही ऐसा होता है। आई थिंक जब तक आप थोड़ा सा हेट फील ना करो, लेकिन जो हेट जो मिलता था वो एकदम रॉन्ग बेसिस पे था। एक होता है जैसे आपको किसी पर्टिकुलर चीज में मिल रहा है तो आपको फिर समझ भी आएगा, चलो मैं इसको इंप्रूव कर दूंगा, लेकिन गलत में आ रहा है तो इंप्रूव कैसे करोगे, तो ये वाला सीन था। फिर आगे आगे चीजें हुई, फिर मोटिवेट मैंने खुद को किया। क्या होता है ना, सोशल मीडिया में ऐसा है कि आपको खुद से करना पड़ेगा, आप किसी पे निर्भर नहीं रह सकते। कभी आप यहाँ पे हो, कभी कहाँ पे हो, एकदम चीजें बदल सकती हैं। तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा खुद से उतना कॉन्फिडेंस डेवलप करो। तो मैंने आगे किया एंड चीजें गई आगे, काफी स्मूथ गई, अच्छी गई। अब वो नंबर्स का गेम नहीं था, बहुतों ने कभी मुझे इस चीज पे बहुत बोला है मेरे ग्रुप्स में या कुछ है कि ये अपना कोई यूट्यूबर समझता है, ऐसा ये है। मतलब ठीक है भाई, यूट्यूबर क्या समझूंगा, एक एटीट्यूड भी होता है ना, क्योंकि एटीट्यूड है इसके अंदर, ऐसा यूट्यूबर है, ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। वैसे जो मेरे से मिलते हैं उन्हें पता है, बट होता है कुछ चीजें, क्या होता है ना कि आप बस फैला रहे हो और दूसरे पकड़ लेते हैं। तो दूसरों जब कभी कुछ चीजें होंगी तो दूसरे उन चीजों को लाते हैं। अच्छा, ये सामने आकर के नहीं बोलते हैं। हाँ, ये होते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। तो ये चीजें होंगी, लेकिन आई थिंक ना ये आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाए इन्होंने मुझे, फिर आगे हुआ एंड फिर एक चीज आती है, बहुत सिंपल सी चीज हुई थी मेरे साथ। जैसे मैंने अपना इंस्टीट्यूट कंप्लीट किया था, मैं गया था IIMI, सबके सब जितने कैडेट्स थे दे ऑल नो मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक होता है कि आप सोशल मीडिया बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो आपको तो चीजें पता नहीं चलेगी कि ठीक है कितना इफेक्ट पड़ा है, लेकिन आप जब सामने ला रहे हो ना, जब आपको पता चलता है ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आता है। फिर आपको पता चलता है रैली में आप कुछ नहीं, आपने हल्का सा कुछ तो किया है, अचीवमेंट है एक्चुअली। वो एक अचीवमेंट है कि आप अभी शिप पे भी नहीं गए हो, क्योंकि शिप पे जाने से पहले भी इतने सारे लोग आपको जानते हैं। मेरे आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था जब मैं गया। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि रैली में क्या ये रैली में हो रहा है, क्योंकि दे वर टॉकिंग मी लाइक कि वेरी वेरी रेस्पेक्टेड गाय ना। अचानक से फिर मैं उस टाइम पे शिप मैंने किया नहीं था, एंड इवन दे बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे, मतलब इवन उन्होंने अपने जो मास्टर होते हैं, वार्ड मास्टर होते हैं, वार्डन होते हैं, उन्होंने बोला
कि सर अजय भाई आए हैं तो डिनर कर सकते हैं, और डिनर भी वहाँ अलाउ नहीं होता आउटसाइड वालों को, लेकिन मैंने वहाँ डिनर किया, मुझे बहुत अच्छा, मुझे ऐसा इतना प्यार आया ना उन सबके तो मेरे को अच्छा ठीक है लगा। फिर उसके बाद चीजें ऐसी हुई, फिर मैं अभी अपने स्टूडियो में गया, फिर वहाँ पे मुझे ऐसा मिला सबके सब अच्छा, तो ये फील आता है। फिर उसके बाद जब भी कभी मैं मिला तो एक यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा, एक बार मैं मुंबई के एयरपोर्ट में गया था, तो एक लड़का था, वो था छत्तीसगढ़ या झारखंड से, और उसका कुछ था मुंबई में किसी टाइम को, तो वो 4-5 दिन पहले मुझसे मिलने आया, मतलब उसका था, लेकिन उसने क्या किया 4-5 दिन पहले वहां से मुंबई एयरपोर्ट में आया मिलने के लिए। और पता है क्या हुआ, जब बस मैं जाने वाला था, मैंने बोला ठीक है, अब उसको थोड़ा लेट हुआ, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, तो उसको अपनी मम्मी को लाया था साथ में। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बोला तुम आ जाते बेटा, मम्मी को नहीं लाना था ना, तो आधा घंटा मैंने उसके लिए वेट किया था, आधे एक घंटे क्योंकि उसमें गया आना है, और मुझे मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, तो मैंने बोला आया, और मुझे उस मोमेंट में लगा रियली में दे फील फॉर मी। तो हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत अच्छी लगती हैं। इवन जैसे आपने देखो अकेडमी में आया, सबके सब यहाँ हाँ, यहाँ अकेडमी में क्या, यहाँ पे तो मुझे लगता है तुम्हें भी काफी मजा आया होगा यहाँ पे। हाँ ये अब अच्छा लगता है, अब ऐसा है कि हाँ अब लगता है जो वो हेट था ये था सही था, करने दो, अभी अब कर नहीं सकते, अब क्या है ना, अब थोड़ा सामने भी फील होता है कि हाँ अब बोल सकते हो हाँ कि यूट्यूबर है, तो थोड़ा अच्छा फील है, 56,000 है तो थोड़ा बड़ाई हो रही है, बट ठीक है अच्छा है, लेकिन हाँ अंदर से आई एम वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। यहाँ आने के बाद बच्चे इतने खुश थे, आते ही साथ सब सेल्फी लेना शुरू कर देते थे, देख रहा हूँ यार अजय तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जल्दी ले रहेगा। हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब सोशल मीडिया, ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्या है क्या नहीं है, बट ये फीलिंग बहुत अच्छी है। इवन दे कब सम टाइम मेरे को रियलाइज कराते हैं कि हाँ कुछ अच्छा किया है। नहीं ऑब्वियस, देखो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा अच्छा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप किसी की लाइफ बना रहे हो। इवन जब कई बार ऐसे बच्चे मिलते हैं ना कि 60% है या 61% है या 62% है, और वो 3-3, 4-4 कंपनी की स्पॉन्सरशिप निकाल करके एक बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, और वो मुझे बोलता है कि सर ये आपकी वजह से हुआ है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि देखो ये वो बंदा है जो मुझे थैंक बोल रहा है, जबकि मैं मर्चेंट नेवी से नहीं हूँ, मेरा हुआ था और मैंने छोड़ दिया था, एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने छोड़ दिया था, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स दोस्त बहुत है, लेकिन मैं नहीं गया, बट वो एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर मेरा करियर आपकी वजह से बन गया, सो मुझे काफी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है, मतलब 10 बच्चे भी हैं लेकिन 10 में से 9 अगर ऐसे निकल रहे हैं, और मेरा टारगेट हमेशा ही रहता है कि अगर 10 भी आ रहे हैं तो 10 में से ऐसी पढ़ाई करोगे 10 में से 9 निकल जाए। यस बहुत अच्छा। चलो यार अजय काफी सही रहा, मुझे काफी मजा आया इस पूरे ड्यूरेशन में। आज हम लोगों ने क्रिकेट भी खेला है, तो होपफुली मैं ये डालूंगा जरूर आज का, तो मतलब मैच काफी अच्छा था, और आगे भी हम ये प्लान करेंगे, और अभी पिछले 2-3 दिनों से हम कुछ नई चीजें डाल रहे हैं, मर्चेंट नेवी, सुपर ह्यूमन, ये सब चीजें कर रहे हैं, सो उसके भी क्लिप्स में आगे लेकर के आऊंगा, और तुम्हारा यहाँ पे आना और बच्चों को गाइड करना, लाइक इट वाज वेरी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम, एंड होपफुली जब वो आगे जाएंगे तो वो भी एकदम इसी तरीके का कुछ काम कर रहे होंगे। यस बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा सर वैसे एकेडमी में आके सबसे मिलके, एक अलग ही एनर्जी पॉजिटिव, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार मेंशन किया, अलग ही मजा आया एकदम स्टूडेंट के साथ, फील आता है मेरे को, तो ऐसा फील आता है ना कि जब मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन कर रहा था तो वो वाला मुझे काफी फील आता है। मैं तो कल उनको ऐसे थोड़ा गाइड भी करता हूँ ना, तो उनको बोल देता हूँ अरे ये ऐसा कर रहे हैं, ये मैंने भी किया है तो ऐसे करे से उनको थोड़ा बस पढ़ा के समझा के थोड़ा हल्का सा, तो काफी चीजें हैं जो क्या होता है कभी वो तब सीखेंगे उन चीजों को जब वो बाहर निकल जाएंगे कि मैंने ये गलती की थी यहाँ पे, मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सीरियस करा के, बट हाँ काफी अच्छा फील हुआ सबके सारे के अलग पुराने दिन याद आ गए, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे। चलो सही यार, थैंक्स अजय, थैंक्स फॉर कमिंग। या थैंक यू सर।